कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में जो बोर्ड परीक्षा 2025 है उसमें 100% आने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो यदि आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं देन मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न मैं बताऊंगा यदि आपने उनको तैयार कर लिया तो इनमें से क्वेश्चन जो हैं वो क्या होंगे, 100% आएंगे ही। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा और अच्छे से उसके बाद में स्टडी करिएगा। तो आइए देखते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। तो आओ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई और इसका मुख्य जो कारण था वो राजा लुई 16वें की निरंकुश राजशाही से आम लोगों का असंतोष था, है ना। क्या कारण था जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसका जो मुख्य कारण था वो था कि जो राजा लुई 16वें थे उसके निरंकुश राजशाही से, है ना। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था, राजशाही चलती थी, है ना, राजतंत्र चलता था जिसपे राजा राज करता था प्रजा के ऊपर। तो वही हाल था इसको फ्रांस की क्रांति में कि जो राजा लुई 16वां था उसके निरंकुश राजशाही से जो आम लोग असंतोष थे, मतलब खुश नहीं थे, इस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई, है ना। इस क्रांति के कुछ और भी कारण थे, ये आप देख सकते हैं। इस क्रांति के जो कुछ और कारण थे वो क्या थे। आर्थिक असमानता था, सामाजिक अन्याय था, औद्योगिकीकरण और उपभोक्तावाद, फ्रांसीसी विचारकों में ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत को नकार दिया और रूसों जैसे दार्शनिकों ने निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये कुछ कारण थे, किसके किसके कारण थे, ये फ्रांस में क्रांति के कारण थे, है ना। जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके कारण थे। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आया होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो मैंने बता दिया। आप इसका आंसर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ ताकि आप आराम से याद कर सकें, पढ़ सकें, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इनको पढ़ के बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, है ना। कैसे हुई फ्रांस की जो क्रांति हुई, वो राजा जो लुई 16वां था उसकी निरंकुश राजशाही के कारण से हुई। उससे क्या होता था, जो जनता थी, जो आम लोग थे वो परेशान थे, है ना। और इसके जो कुछ अन्य कारण थे वो भी मैंने बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करो। जो यूरोप है उसमें राष्ट्रवाद के कारणों के समीक्षा करो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, है ना। तो चलो इसका उत्तर दिखाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जिनमें से कुछ ये रहे। मध्यम वर्ग का उदय, है ना। पहला क्या है, मध्यम वर्ग का उदय। देखो, पश्चिमी और मध्यम यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार के विकास से शहरों का विकास हुआ और एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। ये लोग सामंती ढांचे से असंतुष्ट थे, है ना। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रथम कारण था वो क्या था, मध्यम वर्ग का उदय, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण थे उनमें पहला था मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग में क्या हुआ, पश्चिमी और मध्य यूरोप के औद्योगिक उत्पादन और व्यापार के विकास से शहरों का विकास हुआ और एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। ये लोग सामंती ढांचे से असंतुष्ट थे। तो पहला कारण था मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा कारण था फ्रांसीसी क्रांति, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो दूसरा कारण था वो था फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें क्या हो, इस क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से प्रेरित किया। तो पहला कारण था मध्यम वर्ग का उदय और दूसरा जो कारण था वो क्या था, दूसरा कारण था फ्रांसीसी क्रांति। चलो नेक्स्ट, तीसरा कारण मैं आपको दिखाता हूँ, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार। तीसरा जो कारण था वो नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार के कारण था। तो देखो, नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया और कानून के सामने समानता स्थापित कर दी। तो तीसरा कारण था नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार के कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करो। तो पहला कारण था मध्यम वर्ग का उदय और दूसरा जो कारण था वो फ्रांसीसी क्रांति थी और तीसरा जो कारण था वो था नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार में, और जो चौथा कारण था वो था उदारवादियों का योग, है ना।
योगदान, उदाहरणवादियों का योगदान। उदाहरणवादियों ने अपने भाषणों, लेखों और सभाओं के जरिए जनता में जन जागरण किया, है ना। तो ये चौथा कारण था। पांचवा कारण क्या था? कला, भाषा और कविताओं का योगदान। कला, भाषा, कविताओं के योगदान ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कारणों की क्या की बढ़ावा किया, है ना। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कविता, कला, कहानियां, संगीत, गीत संगीत आदि ने भी अपना योगदान दिया है। तो ये हो गया 5 नंबर, कला, भाषा और कविताओं का योगदान। फिर नेक्स्ट कारण क्या था? विदेशी शासकों का अत्याचार, है ना। इसमें क्या था? विदेशी शासक अक्सर अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेन कापी लेके बैठे हो तो लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा। तो मैं एक बार फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ। देखो, मध्यम वर्ग का उदय पहला कारण था। दूसरा कारण था फ्रांसीसी क्रांति। फिर तीसरा कारण था नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार। और फिर चौथा कारण था उदाहरणवादियों का योगदान। फिर पांचवा कारण था कला, भाषा और कविताओं का योगदान। फिर छठा जो कारण था वो था विदेशी शासकों का अत्याचार। बस ये जो 6 कारण थे, वो कारण कौन से थे? यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय करने के कारण थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 3 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रथम जो विश्व युद्ध है वो किन कारण से हुआ? उनमें से जो 3 प्रमुख कारण हैं उनका वर्णन करना है आपको। तो देखो, उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण निम्न है। पहला कारण था साम्राज्यवाद। क्या था? पहला कारण था साम्राज्यवाद। तो इसमें लिखेंगे 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। इन देशों ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए आपस में लड़ाई लड़ी। तो ये पहला कारण था साम्राज्यवाद, जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। दूसरा कारण था राष्ट्रवाद। दूसरा जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था वो था राष्ट्रवाद। तो इसमें लिखेंगे आप जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया। बाल्कन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद की संभावना ज्यादा प्रबल थी। तो जो दूसरा आपका प्रमुख कारण था वो क्या था? वो भी राष्ट्रवाद था प्रथम विश्व युद्ध का। चलो तीसरा जो प्रमुख कारण था वो था सैन्यवाद। क्या था? सैन्यवाद। तो 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई और साल 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो सैन्यवाद भी कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। फिर इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के कुछ और कारण थे। ये थे गुप्त कूटनीति, अंतरराष्ट्रीयतावाद, किसी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, है ना। तो ये सारे कारण थे किसके? प्रथम विश्व युद्ध के, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना था। तो आप कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है आपके क्लास 10 सोशल साइंस के पेपर में। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो किन्हीं 3 प्रमुख कारण के उल्लेख थे तो वो मैंने बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। चौथा क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका क्या उद्देश्य था? तो उत्तर देखो, ब्रेटन वुड्स समझौते का मतलब था कि देशों की मुद्राओं का मूल्य किसी एंकर मुद्रा के संदर्भ में तय किया जाएगा। इस समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने के मूल्य से जोड़ा गया और बाकी देशों की मुद्राओं को डॉलर से जोड़ा गया था, है ना। इस तरह सभी देशों की मुद्राओं का मूल्य एक निश्चित विनिमय दर पर तय हो गया था, है ना। और इस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, है ना, इंटरनेशनल मनी जो वर्ल्ड बैंक थी उसके अंतर्गत क्या थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो थी, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का भी गठन किया गया। ब्रेटन वुड्स समझौते में किसका किसका गठन किया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, और किसका? वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का, है ना। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ था। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के उद्देश्य आप देख सकते हैं। पहला उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करना, है ना। जो भाई द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता को पुनर्निर्माण करने के लिए जो ब्रेटन वुड्स के समझौता था उसका प्रमुख स्कोप जो था, उद्देश्य जो था, वो पहला यही था। दूसरा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है और वित्तीय जो सहयोग है उनको बढ़ावा देना दूसरा उद्देश्य था किसका? ब्रेटन वुड्स समझौते का। तीसरा उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर व्यवस्था को बनाना, है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर व्यवस्था को जो बनाना था वो तीसरा क्या था? स्कोप था, उद्देश्य था किसका? ब्रेटन वुड्स समझौते का। आई होप आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसको तैयार करते हैं देन आपकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से होगी। चलो पांचवा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट आपको करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, संसाधन नियोजन किसी परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों की पहचान
करने और उनका आवंटन करने की प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन क्या है? किसी परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों की पहचान करने का और उनका आवंटन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं संसाधन नियोजन। यह प्रक्रिया संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करती है। संसाधन नियोजन संसाधन प्रबंधन का आधार है। जो संसाधन नियोजन है वो क्या है? संसाधन प्रबंधन का आधार है ना। तो ये कुछ इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। फिर लिखेंगे संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं। पहला चरण संसाधनों की सूची तैयार करना, और फिर संसाधनों की नियोजन प्रक्रिया में एक बार फिर से देखेंगे, संसाधन के नियोजन की प्रक्रिया में ये चरण जो हैं वो शामिल हैं। तो पहला है संसाधनों की सूची, दूसरा है सूची तैयार करना है ना, और दूसरा है संसाधनों का मूल्यांकन करना, और तीसरा है संसाधनों को दोहन की योजना बनाना है ना, संसाधनों के दोहन की जो योजना बनाना है। तो ये 3 चरण हैं जो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल है। तो आई होप इस क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ 6 नंबर। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न है ना। जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्न है। पहली है जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा जमा किए गए तलछट से बनती है ना। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी खाद से भरपूर और बहुत उपजाऊ होती है। तीसरा है उत्तरी मैदानों, नर्मदा और तापी की निचली घाटियों और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है ना। जो ये जलोढ़ मिट्टी हो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, और नर्मदा और ताप्ती की निचली घाटियों और उत्तरी गुजरात में भी पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। चौथा है इसका हर साल नवीकरण होता है। इसका हर साल नवीकरण इस कारण से हो जाता है क्योंकि बाढ़ के इलाके में ये जो मिट्टी है वो रहती है, तो जिससे क्या होता है, बाढ़ आती है तो इसका नवीकरण होता रहता है। फिर पांचवा है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट का तेल, बीज है ना, दालें इस मिट्टी पर उगने वाली मुख्य फसलें हैं। गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, और दालें हो गई है ना, और तिलहनी फसलें हो गई। ये सारी जो फसलें होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी पे उगने वाली प्रमुख फसलें हैं। तो आई होप आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना, और बिना किसी विशेष संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। ये मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे इसमें? फिर लिखें इनके संरक्षण की जरूरत है ना। इनके संरक्षण की जरूरत है, क्यों है? पहला देखो, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, वन, खनिज और ऊर्जा संसाधन शामिल हैं। नेक्स्ट है ये संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं, इनकी कमी से पर्यावरण पर बुरा असर जो है वो पड़ रहा है। तो ये पहला है इनके संरक्षण की आवश्यकता का कारण। दूसरा आप क्या लिखेंगे, इन संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ये दूसरा कारण है। तीसरा लिखेंगे इन संसाधनों को नष्ट कर देने से आने वाली पीढ़ियों के लिए भीषण संकट खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने से जैव विविधता भी संरक्षित रहती है। तो ये टोटल हो गया क्वेश्चन का आंसर। प्राकृतिक संसाधन क्या है और इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ना। तो इनके संरक्षण की जरूरत क्या थी मैंने आपको बता दिया। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के बारे में बताएंगे कि जैव विविधता जो है वो क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, आइए देखते हैं। देखो उत्तर देखो इसका, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लाइकेन से लेकर वटवृक्ष, हाथी, नीली व्हेल आदि आदि अनेक जीव पाए जाते हैं, है ना। और मानव भी इनमें से एक है। पेड़ पौधे में व्यापक विविधता दिखाई देती है, और ये जंतु है ना, ये जीव जंतु पेड़ पौधों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। और जीवों में पाई जाने वाली इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लाइकेन से लेकर वटवृक्ष, हाथी, नीली व्हेल आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। मानव भी इनमें से एक है। पेड़ पौधों में व्यापक विविधताएं दिखाई देती हैं, और ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे से निर्भर हैं या एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो ये हो गया जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता का मानव जीवन में महत्व इस प्रकार है। तो पहला देखो, पहला है विविध प्रकार के जीव जंतु वायु को शुद्ध करते हैं ना। विविध प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो वायु को शुद्ध करते हैं। दूसरा क्या है, ये पानी
सॉरी ये पीने के पानी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। फिर तीसरा क्या है, ये मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं। फिर चौथा क्या है, वन पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। वन पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। तो जैव विविधता में मानव जीवन का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार था। 4 मैंने महत्व बता दिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में जो 100% आने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए है ना। तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेन कापी से लेके नोट कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं देन अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन क्लास 10 सोशल साइंस की हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ में कमेंट में बताएं क्या इससे आप इन सभी वीडियो से आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें सहायता मिल रही या नहीं मिल रही। साथ में ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।